नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक लेकर के सामने आए हैं जिसकी बात तो बहुत कम होती है, लेकिन समस्या बहुत ज़्यादा है। बात है पुरुषों की आत्महत्या की। इस पे एक बात गौर करिएगा। आत्महत्या तो सब लोग करते हैं, लेकिन बात अगर हम किसी बात को लेकर के अगर हम मेंशन कर रहे हैं स्पेशली पुरुष को, तो इसके पीछे कारण ये है कि सदियों से, यानी बहुत पहले से, जब से ये डेटा अगर रखा जा रहा है, डेटा की बात करें तो उस डेटा में ये है कि महिलाओं से कहीं ज़्यादा पुरुष आत्महत्या करता है। सवाल है क्यों? आत्महत्या का रेशियो जो है पुरुषों में क्यों ज़्यादा होता है? इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? सबसे बड़ा कारण है घरेलू कलह। घरेलू कलह एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के बहुत सारे कानून कायदे हैं, लेकिन वो एक तरफा जैसा है। बताया जाता है कि महिला कानून का दुरुपयोग जो है अरसे से होता आ रहा है, जब से बना है तब से होता आ रहा है। और कई बार कोर्ट ने भी इस मुद्दे पे सवाल उठाया है कि जो है कि बहुत सारे अगर परसेंटेज पे जाए कि इतना प्रतिशत तक जो है मामले जो है गलत दर्ज करवाए जाते हैं। समस्या ये है कि अगर कभी कभी कोई महिला जो है आत्महत्या करती है या फिर वो उसका हत्या होता है, तो सीधे तौर पे उसके पास एक ऑप्शन होता है कि मैं थाने पे जाऊंगी और मैं मुकदमा हो जाता है पूरी फैमिली पे। बिल्कुल गलत नहीं है। अगर इस तरीके से मसला है तो मुकदमा बिल्कुल दर्ज होना चाहिए और अपराधियों को सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर पुरुष आत्महत्या करता है तो वो कहाँ जाए, उसका परिवार कहाँ जाए, ये सवाल बना हुआ है। महिलाओं के लिए तो कमीशन बना हुआ है जिसका पूरे देश के सभी लोगों ने समर्थन किया है, लेकिन पुरुष कमीशन, पुरुष आयोग की मांग बहुत पहले से की जा रही है और जब से की जा रही है, लेकिन अभी उस पर हर सरकारें आती हैं, बात तो करती हैं, लगभग बात भी ना के बराबर होती है। और हम लगभग ना के बराबर बात भी होती है, लेकिन ये धीरे धीरे कैंसर की तरह ये मसला जो है कैंसर की तरह पूरे समाज को खाए जा रहा है। हमारे साथ इंदु प्रकाश जी जुड़ेंगी। आज इस महिला काउंसलर हैं और लगभग 2005 से इनको आप जानते होंगे। 2005 से ये इन सब मुद्दों को लेकर के काम कर रही है, सामाजिक मुद्दों पर लेकर के काम कर रही है। और वो चाहती है कि पुरुष आयोग बने। वो चाहती है कि अब कोई ऐसा आत्महत्या ना हो जिसको लेकर के पूरी फैमिली, पूरा समाज जो है इस जकड़न में पड़ा रहे और बाहर ना निकल पाए। हम उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे बात करेंगे कि किस तरीके की समस्याएं आती हैं। दरअसल पुरुषों को जो है शुरू से ही सिखाया जाता है कि आपको रोना नहीं है। क्या होता है कि पुरुष जब किसी ने लिखा था, कहीं हमने पढ़ा था, लिखा था कि पूरे परिवार में भी पुरुष अकेला रहता है। सवाल तो ये बनता है ना, अकेला, इतना बड़ा परिवार जिसको वो सब कुछ चलाता है, फिर भी अकेला क्यों रहता है? अब इसके पीछे बहुत सारे कारण निकल के आते हैं, इसके पीछे बहुत सारे मसले निकल कर के आते हैं, इसके पीछे बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। लेकिन आत्महत्या का दर जो है महिलाओं से ज़्यादा, ये जो आंकड़ा है बढ़ता जा रहा है, उसकी कमी नहीं हो रही है। बहुत सारे कमीशन बनाने की भी मांग हुई, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम कर रही हैं, एनजीओस काम कर रहे हैं कि जो है इस पे काम करे, वर्क करे कि आत्महत्या कम की जाए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। आत्महत्या तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण, सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे साथ एक काजल सिंह जुड़ेंगे। काजल सिंह बात करना चाहती हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। मैं थोड़ी देर के लिए मैं इनको लूँगा लाइन पे। ओ, रिक्वेस्ट कैंसिल हो गया। फिलहाल इंदु सुभाष जी को जोड़ने की कोशिश हो रही है। इंदु सुभाष जी 2005 से काम कर रही हैं इस सेक्शन में और बहुत सारे मामलों में वो बताती हैं कि दिन भर में हम 20 घंटे काम करते हैं और ऐसे बहुत सारे मसले में आते हैं कि जो पुरुष, अभी बीकेटी में एक सेना का जवान जो है आत्महत्या किया और उसने आरोप लगाया, ये कल का मसला है कि एक वो सेना का जवान जो है आत्महत्या करता है और उसने मोबाइल में अपनी सुसाइड नोट लिखा रहता है, बोलता है कि हमारी ज़बरदस्ती शादी की जाती है, शादी के बाद हमारी पत्नी और उसके पूरे परिवार वाले
प्रताड़ित करते हैं और प्रताड़ित करने के बाद जो है अंततः मुझे खुदकुशी करनी पड़ रही है, ऐसा उसने सुसाइड नोट लिखा था। बात यह है कि अगर महिला मैं कतई एक बात और मैं आप मेंशन करूंगा कि मैं कतई नहीं कहता कि महिलाओं के लिए जो कानून है वो गलत है, लेकिन दुरुपयोग कहीं ना कहीं है। अच्छा ठीक है, दुरुपयोग भी नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि हम मेरा मानना ये है कि जो महिलाओं का कानून है वो बिल्कुल रहे, लेकिन पुरुषों के साथ अगर कुछ होता है वो कहा जाए। महिलाओं के साथ अगर कुछ होता है तो उसकी पूरी फैमिली आती है, मुकदमा दर्ज करता है, पूरी फैमिली पकड़ ली जाती है। लेकिन अगर कोई पुरुष आत्महत्या करता है उसके बाद वो कहाँ जाए? सीधे बोल दिया जाता है कि वो दारूबाज था, वो प्रेसलाइज था, अवसाद में था, जो कुछ भी था वो उसने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या का कारण महिलाओं में तो खोज लिया जाता है, लेकिन पुरुषों में नहीं खोजा जा पाता है। कारण ये है कि रेशियो जो है 2015 में लगभग 70% से 30% महिलाएं आत्महत्या की और 70% जो है पुरुष आत्महत्या करते हैं। 2015 की बात है, लगभग 91,000 91,000 से ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या किया। सवाल यह है कि इतनी बड़े रेशियो में अगर आत्महत्या बढ़ते जा रहा है, लेकिन फिर भी उसको ना रोकने की कोई कवायद हुई, ना ही उसको इसके पीछे कारण खोजने की कोई कवायद हुई। कमीशन बन रहा है, कहीं ना कहीं प्रताड़ना की बात आती है। बहुत सारे ऐसे सुसाइड नोट्स मिलते हैं पुरुषों के आत्महत्या के बाद, जिसमें बताया जाता है कि उसके पीछे उसके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा था और कहीं ना कहीं वो अपने ससुराल पक्ष से प्रताड़ित था। बात मुद्दे की यही है, घरेलू हिंसा जरूरी नहीं कि सिर्फ महिलाओं पे ही हो, घरेलू हिंसा एक पुरुष पे भी होता है, लेकिन महिलाओं पे अगर होता है तो उसके लिए दरवाज़ा खुला होता है कोर्ट का, कचहरी का, पुलिस का। लेकिन अगर पुरुष पे होता है तो उसको शुरू से ही सामाजिक और जो ताना बाना बुना गया है, सामाजिक ताने बाने में जो है उसको कहते कि आप अपने दर्द को नहीं बता सकते, उस पर ना कोई इन्वेस्टिगेशन होता है अगर कोई पुरुष आत्महत्या करता है, और ना ही जो है उस पर कोई बेसिक कार्रवाई होती है जब तक वो कोई सुसाइड नोट्स या कोई वीडियो या कोई बहुत बड़ा कारण पीछे छोड़ करके नहीं गया हो। लेकिन जो व्यक्ति आत्महत्या करने के स्तर पे रहता है, मैं फिर से जोड़ूंगा, बार बार जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैम जुड़ नहीं पा रही है। मैम अगर आप सुन रही हैं तो आपका कैमरा आइकॉन नहीं बन रहा है, प्लीज़ आप फिर से कनेक्ट हुई, क्योंकि ये दोबारा टेस्टिंग के बाद दोबारा जो है लाइव हम लोग आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ बिल्कुल इतने बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आप बात करें और आपको लोग सुने। इस प्लेटफॉर्म पे हमारे माध्यम से आप लोग सुने, मैं बिल्कुल चाहता हूँ। उसके पहले मैं एक जर्नलिस्ट को मैं बनारस की एक जर्नलिस्ट को मैं ऐड करूँगा, जब तक मैडम ऐड नहीं हो पा रही हैं मैं उनसे बात करूँगा तब तक के लिए। मैम अगर आपको आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है तो प्लीज़ आप ऐड होने की कोशिश करिए, क्योंकि इसमें आपका आइकॉन बन करके नहीं आ रहा है और यहाँ पे ऐड का जो ऑप्शन है। मैम आपको मैंने इनवाइट भी कर दिया है, प्लीज़ आप ऐड होने की कोशिश करिए। उसके पहले मैं फिर से ऐड, अंकित जायसवाल जी जो बनारस में पत्रकार हैं, सामाजिक मुद्दे वार्ता करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार ईशान भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं आप? सब बढ़िया। आज का मुद्दा आपने पढ़ ही लिया होगा। प्लीज मैं एक सेकंड के लिए इंटरप्ट करूंगा मैं कॉल, आप प्लीज बने रहिएगा प्लीज।
माय गॉड। जी माफ करिएगा, टेक्निकल इशू था, बार बार उनको ऐड करने में हो गई। आज का हमारे साथ अंकित जायसवाल जी है, बनारस से पत्रकारिता करते हैं, गाजीपुर से पत्रकारिता करते हैं। सामाजिक मुद्दों पे इनको आप देखते होंगे। सर, जो आत्महत्या की दर है महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की ज्यादा है। पुरुषों को शुरू से ही जो सामाजिक ताने बाने में रख करके, जैसे महिलाओं के लिए उनकी इज्जत का जो गहना जो होता है, इज्जत के गहने के नाम पे उनको जिस तरीके से ढका जाता है, पुरुषों को मर्द के नाम पे काफी कुछ सेक्रीफाइस करना होता है। अब वो मर्द जो है अपना दर्द लेकर के कहीं नहीं जा पाता, क्योंकि पहले से समाज में बना दिया गया है मर्द को दर्द नहीं होता। लेकिन हमें नहीं लगता है कि दर्द नहीं होता, क्योंकि अगर दर्द नहीं होता तो 70% मतलब 70% पुरुष आत्महत्या नहीं करते। क्या कहेंगे इस पे आप? निशांत भाई, देखिए, आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, वो आज के आंकड़े जरूर हैं, लेकिन इसको समझने की जरूरत है हमको अपने इतिहास में जाकर। पहले देखिए, भारत जो है, जिनको हम मानते भी आए, पुरुष प्रधान देश है, जहां पर मेजॉरिटी पुरुषों की है, जहां वर्चस्व पुरुषों का है, वहां कैसे अपेक्षा करते हैं कि वहां पर पुरुष के जो कानून बनते आए हैं, वो जो तरह। आप प्लीज फिर से बात रिपीट करिए, आपकी आवाज इंटरप्ट हो रही है, प्लीज आप फिर से बात रिपीट करिए। देखिए निशांत जी, मेरा बस इतना ही कहना है कि जो कानून बने हैं, समाज के पिछले लोग जो रहे हैं उन पर कानून बने हैं। हम तो पुरुष प्रधान देश रहे हैं, तो आप किस तरह आरोप लगा पाएंगे? या आज के आंकड़े हो सकते एक हैं। बात बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये देश को जो है प्रतिसत्तात्मक की बात होती है, ये पुरुष प्रधान देश की बात होती है, उस पे कानून बन गया। लेकिन जो परिवेश और भौगोलिक स्थिति अभी की है, कानून तो बदलता, संविधान इतनी बार बदल गया, कानून इतनी बार बदल गया, और जो महिलाओं को लेकर के कानून है उसमें भी कई बार संशोधन हुआ है, क्योंकि आज की स्थिति को देखते हुए। फिर जब आत्महत्या होती है, जब इस तरीके से केसेस आते हैं, घरेलू हिंसा पुरुषों को भी, पुरुषों के ऊपर जब आता है, तो ये कानून क्यों नहीं बदला जा सकता? अब मैं इस पे बिल्कुल मत जाइए, इस पे बिल्कुल मत जाइए कि ठीक है महिलाएं गलत नहीं करती हैं, महिलाएं सही हैं। सरकार ने क्या किया है, कानून ने, कोर्ट कचहरी ने, मैं ये बात करना चाह रहा हूं। देखिए निशांत जी, मैं फिर आपको कह रहा हूं, हम जो समाज है अपना, वो पुरुष प्रधान मानता है अपने आप को। देखिए, वर्चस्व की लड़ाई है यहाँ। वर्चस्व पुरुष मानने को नहीं तैयार है कि हम कहीं से कमजोर, आप कानून बना दीजिए, उनकी कमजोरी समझ में आ जाएगी। ये वर्चस्व की लड़ाई है, इस बात को समझना पड़ेगा। ये एक मानसिकता है। आप कानून उन्हीं पर चलिए, बनाते हैं। आप प्लीज बने रहिएगा, आप प्लीज बने रहिएगा। इंदु सुभाष जी को जोड़ते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे जोड़ेंगे। अब मैं उनकी भी बात सुनिए। मैं बीच में इंटरप्ट किया हूं इसलिए क्योंकि मैं फिर से उनको लूंगा, अंकित जायसवाल जी को। वो उन्होंने भी अपनी बात कही, लेकिन एक इम्पोर्टेंट लेना है इंदु सुभाष जी, जो इन सब सारे मुद्दों पे आज बात करेंगे। मैम प्लीज ऐड करिए, आपके पास नोटिफिकेशन गया होगा। जी नमस्ते। नमस्ते भैया। काफी कुछ इंटरनेट के चलते काफी कुछ समस्या है, इसके लिए माफी हाँ ऐड होने में। जी बिल्कुल, अब मैं भी क्षमा चाहती हूँ इस चीज के लिए। कोई बात नहीं मैम, फिर हम उसी बात पे जाते हैं कि बात तो बराबरी की होती है कि जो है, अभी एक जर्नलिस्ट जुड़े थे, उन्होंने बताया कि जो इतिहास रहा है,
इतिहास को देखते हुए कानून बना हुआ है। पुरुष प्रधान देश है, प्रजासत्तात्मक जो है बातें जो है ज्यादा होती हैं यहाँ पे, उस हिसाब से कानून गढ़ा गया है। लेकिन बात यहाँ पर आ रही है कि हम लोग बात करते हैं कि कहीं न कहीं महिलाओं को पुरुष के बराबर लाने की, कि हम बराबरी का हक, दर्जा, बहुत सारी चीजें हैं। तो फिर कानून सिर्फ महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए क्यों नहीं? ये इसके जवाब के पहले मैम आपका परिचय, प्लीज आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं इंदु हूँ और बहुत सारे भाइयों की बहन हूँ, और मैं एक औरत हूँ, उस रूप में हूँ कि औरत चाहे तो इस समाज को सौंदर्य से भर सकती है, व्यवस्था से भर सकती है, और अगर वो दुष्ट इरादों के साथ हो तो वो एक सेकंड में परिवार को नष्ट भ्रष्ट कर सकती है। मैंने समाज सेवा को चुना है, और परिवारों में प्यार बना रहे, बुजुर्गों का सम्मान रहे, और कानूनों का दुरुपयोग विशेषकर महिलाएं ना करें, इसके लिए मैं सतत प्रयासरत हूँ, और मेरे प्रयास लगातार चलते रहेंगे। और मैं इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में जो वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ है, मध्यस्थता सेल है, उसकी मुख्य सलाहकार हूँ, जहां हम बुजुर्गों को बचाते हैं जो वैवाहिक वैमनस्य में उन्हें द्वेषवश फंसा दिया जाता है। वहां पर हम कोशिश करते हैं कि प्रेम पूर्वक मध्यस्थता करके इस केस को खत्म करें, जिससे कि माननीय पुलिस, माननीय प्रशासन और माननीय न्यायपालिका का समय बर्बाद न हो, और साथ ही युवाओं की जिंदगी बचे, परिवार टूटे नहीं, बिखरे नहीं, क्योंकि इससे समाज का बहुत नुकसान भी होता है। आप जानते हैं कि समाज से ही देश बनता है, तो हमें परिवार में लोगों को बचाना है, जिससे कि यह चीजें सुंदर बनी रहें। और शुक्रिया। जो आपने फिर प्रश्न उसी किया है, सवाल पे जाएंगे। हाँ, सवाल का प्लीज आपका जवाब प्रश्न था महिलाओं का वर्चस्व क्यों है, क्या क्वेश्चन था आपका? हाँ, यही की बात तो हम बराबरी की करते हैं, लेकिन कानून एक तरफा क्यों? क्या इतिहास को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे? क्या भौगोलिक स्थितियां बदलेगी? जो ये आपने कहा कि ये बराबरी की बात या एक तरफा क्यों चल रहा है, देखिए, अगर हम थोड़ा सा ही पीछे जाते हैं तो हम राजा राम मोहन राय सरीके लोगों को महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए काम करते हुए देखते हैं, जहां वो चाहते हैं कि महिलाओं में आत्मविश्वास आए और वो समाज की मुख्य धारा में मिल जाएं। लेकिन उन्होंने प्रयास उनकी स्वतंत्रता के लिए किया था। आज महिला स्वच्छंद हो चुकी है। अगर हम किसी की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम एक वर्ग की शक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, दूसरे वर्ग को हम इग्नोर कर रहे हैं। हमने बात तो सत्तात्मक समाज की कही, लेकिन आप खुद समझते हैं कि चाहे वो ईश्वर का नाम हो, चाहे वो शादी का कार्ड हो, हर जगह महिला का नाम पहले आता है। तो जब हमने ये कहा कि सब जगह जहाँ नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, तो हम ये भी तो भूल गए कि हर युग में सुपर्णखा जैसी महिलाएं भी होती हैं, जो अपने अधिकारों की हनक के साथ लोगों की जिंदगियां बर्बाद करती हैं, और अंत में नुकसान उन्हीं का होता है। ये हमने अपने साहित्य से जाना। साहित्य रचा इसीलिए गया था कि लोगों को वो समझा सके कि जो अधिकारों का अतिरेक, यानी अपनी अति से जाकर के प्रयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा, उसको हर हालत में सजा मिलेगी। लेकिन आज दुख है कि भारतीय समाज में नारी को, जो दुष्ट नारी है, उसको कोई कड़े दंड का प्रावधान ही नहीं है। और जो बराबरी की बात है या महिलाओं के प्रति जो एक तरफा बात है, वो वोट की राजनीति है। महिला का वोट बटा है केवल महिला में, पुरुष का वोट बटा है जाति में। जब चुनाव होते हैं तो बात चलती है, भाई आपके मोहल्ले में जैन कितने हैं, कायस्थ कितने हैं, मुसलमान कितने हैं। फिर धीमे से पूछा जाता है महिलाएं कितनी हैं। तो महिलाओं को लुभाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आप खुद देखते हैं। और लेकिन जो सशक्तिकरण का प्रतीक महिला होती है, उन्हें इन हेल्पलाइन की जरूरत नहीं होती है। वो कर्तव्य परायण एक थॉट के साथ चल रही होती है। आप समाज में हर जगह देख सकते हैं, चाहे वो प्रतिभा पाटिल हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है जो उच्च पदस्थ है, माननीय सुतापा सान्याल जी का हम नाम ले सकते हैं। हम समाज में ऐसे उदाहरण हैं जहां महिलाओं ने अपनी कर्तव्य पालन करते हुए
परिवार का नेतृत्व पालन में किया है, लोगों को जबरदस्त किया है। क्या कह रहे हैं आप? सोनिया गांधी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने। बहुत सारे लोग, मतलब अगर हम महिला सशक्तिकरण का प्रतीक देखें तो मैं खुद अपने आप को मानती हूँ कि मैं महिला सशक्तिकरण का प्रतीक हूँ। बिल्कुल मैं अपने घर आपको का काम तो स्वयं करती हूँ और हम परिवार में प्यार बना रहे इसके लिए सतत प्रयास करते हैं, और न केवल अपने बल्कि बाहर भी। तो जो व्यक्ति कर्तव्य परायणता के साथ होता है वही सच्चे मायने में भारत का नागरिक भी है। मैडम, जब आप काउंसलिंग करती हैं, अब बहुत 2005 से हमने बताया कि 2005 से आप ये सतत करते आ रही हैं। पहले का परिवेश क्या था? मतलब जब 2005 था, लोग उतने पढ़े लिखे और इतनी चीजें बहुत फैली नहीं थी। आज 2020 है, 15 साल का गैप है। पहले से अब के बीच में जो इस तरीके के मामले हैं, उनमें क्या बदलाव आया है अभी तक? अगर हम 15-20 साल का ही आंकड़ा ले लें, तब महिलाएं थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करती थी। मतलब अगर जो मुद्दे की बात चल रही है, मैं उसी मुद्दे पे बात कर रही हूँ। अगर जी जी। परिवार में कुछ छोटे मोटे इश्यूज उठते थे, झगड़ा होता था, तो वो आस पड़ोस अपने परिवार में शेयर किया जाता था। आज की जी। तारीख में सिर्फ और सिर्फ उनके पास एक कॉन्सेप्ट होता है, अभी तो मैं राइट टाइम करते हैं, अभी राइट टाइम करते हैं, और 112 वो 2 मिनट में मिला देती है या 1090 मिला देती हैं। क्योंकि आज मोबाइल हर एक के पास है। 15 सालों में मोबाइल का प्रयोग इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर घर में हर महिला के पास मोबाइल है। वो उसका प्रयोग करने के लिए स्वच्छंद है। स्वच्छंदता में होता क्या है ये आप भी जानते हैं, मैं खुल के बोलूं तो चीजें बताना ठीक नहीं है। तो जो ये मोबाइल का प्रयोग है, इसने परिवारों को बिल्कुल चौपट कर दिया है। यानी लेकिन परिवारों में लेकिन जो एक मैडम, आपस में प्रेम मैम था। ये, हाँ, ये तो अच्छी बात है ना कि अगर महिला कहीं पर भी थोड़ा सा अपने आप को वो पा रही है, उसके ऊपर कुछ हो रहा है, तो वो सीधे अ, आत्मनिर्भर होकर के वो जो है ना किसी दब रही है, ना कुछ कर रही है, वो सीधे पुलिस को कंप्लेंट कर रही है। ये तो अच्छी बात है कि उस पर कोई जुल्म ज्यादती नहीं होगी। मैं रिट पिटीशन नंबर 141 2005, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि महिलाओं की सुरक्षा में जो कानून बने थे, जिनसे परिवारों में शांति व्याप्त हो, ये सोचा गया था, उन कानूनों का महिलाओं ने इस तरह दुरुपयोग किया कि ये कानूनी आतंकवाद बनकर के आज भारतीय परिवारों में व्याप्त हो गया है। रिट पिटीशन नंबर 141 2005, आप चेक कर सकते हैं इस चीज को। तो 2005 से लेकर 2020 तक आप समझ सकते हैं कि परिवारों में कानूनी आतंकवाद निश्चित रूप से व्याप्त हो चुका है। और इसकी सबसे पहली कड़ी जो आज पकड़ी जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल है। कैसे होती है? दिन की शुरुआत, एक नई नवेली लड़की या कोई भी लड़की या कोई भी लेडी, वो अपने मायके फोन करती है, क्या बताएं सुबह सुबह उठ करके अब काम करना पड़ रहा है। अरे तुम्हें काम करना पड़ रहा है, क्या कर रही हो तुम, जाओ कमरे में जाओ अपने, कर लेंगे वो लोग अपने आप काम। पहले लोग ये सोचते थे कि बड़े घर में लड़की जाए, जहां पर मिल करके अगर एक एक रोटी का कोई टुकड़ा भी देगा तो मेरी बेटी का पेट भर जाएगा। आज क्या देखते हैं, भैया लड़का अकेला है कि नहीं, माँ बाप है कि नहीं है, लड़के की सरकारी नौकरी है, लड़का ट्रांसफर जॉब में है कि नहीं, देखो कोई है नहीं, तुम्हें एक आध लोगों को मैनेज करना है, इसके बाद तुम निकल लेना, अलग घर ले लेना। तो जो ये अलग रहने की बात, स्वच्छंद रहने की बात, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, काम स्वतंत्रता के लिए किया गया था, लेकिन आज नारी स्वच्छंद हो चुकी है। हमें ये जो फीलिंग है स्वच्छंदता की, इसको खत्म करना है। और ये खत्म होगी संस्कारों से, इसके साथ नैतिकता के दायित्व की फीलिंग आए, इसके साथ ये भी समझ में आए कि आप सावधान, आप कैमरे की नहीं, आप ईश्वर की निगाह में हैं। जब ये चीजें आती हैं, महिला को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि वो कल सास भी बिल्कुल बनेगी, और वो अपने घर में अपनी माँ को भी है कि छोड़ के आ पुरुष रही है, दहेज ना जहाँ ले। उसकी भाभी होती है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। लोग बात तो करते हैं कि पुरुष दहेज ना ले, लेकिन इसकी बात बिल्कुल नहीं करते कि उनको पति जो है कमाऊ ही क्यों चाहिए, वो क्यों नहीं कमा सकती, इसकी बात बिल्कुल नहीं करते हैं। और वो जब बेटे की बात आती है, एक परिवार में जब बेटी की बात आती है मैडम, तब तो वो तो बात करते हैं कि देखिए सामाजिक ताने बाने की बात करते हैं, चाहते हैं कि दहेज जो है प्रतिषेध अधिनियम जो है बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो खुद अपने बेटे की शादियां करते हैं, तब ये चीजें वो भूल जाते हैं। तब वो वही अ, परिवार, वही फैमिली, वही जो है अपने बेटे के लिए वही चीजें लागू करती हैं।
तो कहीं ना कहीं ये ये जो सामाजिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं उस दहेज की बात स्ट्रक्चर आपकी को बेगा कैसे सही काट किया रही जाए? हूँ भैया, मैं दहेज की बात का उत्तर दे देती हूँ। दहेज की परिभाषा क्या है? दहेज, अगर हम पुराने जमाने से आज तक देखें, ये संज्ञा आज बहुत बल खा रही है। लड़की जो है, उसको उत्तराधिकार के रूप में पिता और माँ क्या करते थे कि विवाह के समय ही उसको अपना जो इच्छित धन था, वो उसको देते थे। तरीका बहुत अलग था, कहीं वो सोने के गहने देते थे या कोशिश करते थे कि हम गृहस्थी का सामान उसको दे दें। लेकिन अगर आज की तारीख में देखें, जैसा आपने कहा कि लड़के का दहेज माँगा जाता है, वो भी उदाहरण है, लेकिन आपके सामने ऐसे भी उदाहरण हैं, जहाँ लड़की दहेज खुद माँगती है अपने पेरेंट्स से, कि मुझे ये नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये 40 चाहिए, लाख का बिल्कुल। लहंगा चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। तो प्रश्न ये है कि अगर हम और आप किसी शादी में जाएँ और अगर बाद में केस चलता है 498 ए का, तो जो हम और आप गिफ्ट ले गए थे, वो भी दहेज की संज्ञा में आ जाते हैं। तो क्यों नहीं, जब हमारे आधार बन सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें हो गई, तो विवाह के समय एक कानूनी पर्यवेक्षक क्यों नहीं होता? हमारे विवाह के पहले हम एक कानूनी जो हमारी शादी होती है, जिसको कहते हैं कि कोर्ट मैरिज होता है, हम विवाह पहले रिचुअल शादी के पहले हम कोर्ट मैरिज क्यों नहीं करते? और विवाह के पहले हमारे एक नोटरी पर हम लोग 4 दोनों लोग, मतलब दोनों पक्षों के लोग शपथ 4 शपथ लोग पत्र, मिलकर के एक कागज साइन क्यों नहीं करते कि इस विवाह क्योंकि में हम ये कोई दिया दहेज गया, न लिए हैं न ये दिए हैं। लिया गया। बिल्कुल। हाँ, और हमने प्रेम पूर्वक अपने बच्चों को ये उपहार स्वरूप दिया है। अगर ये चीजें लिख जाएं और दोनों पक्ष के माता पिता और वर वधु के साइन हो जाएं, 4 गवाहों के साइन हो जाएं, मुझे ये बताइए कि क्या ये चीजें होंगी? हमें ये जरूर करना चाहिए कि जब लड़की का विवाह होता है, उत्तराधिकार के जब हम उसको रूप में चीजें देते हैं, तो क्यों ना हम उसको सिंगल प्रीमियम पॉलिसी दें। 4 लाख की, 5 लाख की, 5-10 लाख की। जब लोग कहते हैं ना हमने 1 करोड़ दहेज दिया, हमने 50 लाख दहेज दिया, अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी लड़की के नाम हो जाती है, जिसका नॉमिनी उसका फादर रहता है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि दहेज के जो ये झगड़े हैं, ये शायद खत्म होने लगेंगे। अगर विवाह चला 5 साल ठीक से, तो अच्छी बात है। अगर नहीं चला, तो वो पैसा लड़की के नाम सुरक्षित है और वो उसके परिवार के काम आ सकता है। परिवार क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि प्री एंड पोस्ट मैरिज काउंसलर्स की सलाह नहीं ली जाती है। समाज में काउंसलर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसमें प्री मैरिज काउंसलिंग और पोस्ट मैरिज काउंसलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि बुजुर्गों का अस्तित्व धीमे धीमे परिवारों से खत्म हो रहा है। क्योंकि आप भी जान रहे हैं किस तरह के संस्कार लोगों में चल रहे हैं। तो जब बड़े बुजुर्ग नहीं है, तो सलाह कौन देगा? डेफिनेटली सलाहकार होने चाहिए, डेस्क बनी होनी चाहिए, और जहां पर युवा पढ़ते हैं डिग्री कॉलेजेस में, सेशंस होने चाहिए कि शादी के बाद कर्तव्य क्या होते हैं। लड़की को, चाहे वो एमबीए हो, चाहे वो पीएचडी हो, अपने बच्चे को दूध माँ ही पिलाती है। घर में जो जरूरी काम है वो माँ के द्वारा ही होते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि लड़का जो है कुकिंग नहीं कर सकता। जो ये लोक लाज की बात कर रखी ना, अरे क्या तुम किचन में घुसे हो, अब मैं तुम्हारी अभी शादी हुई है, अब मैं तुम अभी से जोरू के गुलाम बन गए। और अगर वो बिल्कुल माँ की तरफ बिल्कुल। जाए, लो ये तो माँ का चमचा बना हुआ है। तो जो ये कॉन्सेप्ट है, इसको बीबी को खत्म बहुत करना टार्चर जरूरी है। करता है, बीबी को कुकिंग सुनता एक ही बहुत नहीं। अच्छी चीज है। कुकिंग जो अच्छी चीज है, दोनों मिलकर कर सकते हैं, वो उनका क्वालिटी टाइम होता है। और मिलकर के जब गृहस्थी चलती है, तो वास्तव में वो बहुत दूर तक जाती है। उसमें कहीं कोई झंझट नहीं होते, उसमें हमें 112 को परेशान नहीं करना होता। उसमें माननीय न्याय कोर्ट, जहां आप खुद देख रहे हैं कि माननीय न्यायालय में 77% केसेस केवल मियाँ बीवी के हैं। सोचने वाली बात है कि जो बात लड़की अपने परिवार में कह सकती है, उसको ये दिक्कत है कि मेरी जिठानी मुझे परेशान करती है, मुझे घर का काम करना पड़ता है। उससे ये पूछिए कि जब वो मायके लौट जाती है तलाक लेकर के, बहुत हनक के साथ 25 लाख रुपए लेने के बाद, तो होता क्या है? अंत में वो रहती तो मायके में ही है ना। तो वो कर क्या रही होती है बाद में? धीमे धीमे माँ बाप चले जाते हैं, लड़की बोझ बन जाती है किसके ऊपर? अपने भैया भाभी के ऊपर। भाभी को तब भी तो आप काम कर रही थी। कहते हैं कि लड़के दहेज लेते हैं, लेकिन आप कोर्ट में जाके देखिए कि लड़कियां और लड़की वाले विवाह को तोड़ने के लिए डिमांड करते हैं, अरे मैंने 40 लाख खर्च किया था शादी में, मुझे भाई इतना इसके चाहिए। खर्च हुए, उसके खर्च हुए, 50 लाख देंगे तब हम साइन करेंगे, वरना चलो जो जेल में। सुलह अभी राइट जब टाइम जो कहते हैं जो तुरंत। सुलहनामा होता है, जब सुलहनामा होता है। जो सुलहनामा होता है, उसमें 50 लाख की डिमांड होती है। तो दहेज लड़का मांग रहा है कि लड़की मांग रही है, ये खुद विचारणीय प्रश्न है।
भाई ये हो क्या रहा है समाज के अंदर कि मनी एक्सटॉर्शन, यानी एटीएम पुरुष बन गया, जितना चाहो तुम पैसा मांग लो। और अगर पुरुष से आप पैसा मांग रहे हैं और अगर बच्चा दोनों के बीच में है, और अगर पुरुष ये कहता है मुझे अपने बच्चे से मिला दीजिए, तो वो कहते हैं तुम कौन, क्या जरूरत है आपको मिलने की, अगर आप मिलेंगे तो पुलिस की कस्टडी में मिले, अरे पुलिस के कस्टडी में मिलेंगे, ये क्या तरीका हुआ। कोई पिता जो अपने बच्चे के लिए पैसा दे रहा है मेंटेनेंस का, जो अपनी पत्नी को भी पैसा दे रहा है मेंटेनेंस का, तो क्या उसको अपने बच्चे से मिलने का हक नहीं है। और ये हमारी जितनी महिलाएं हैं जो मेंटेनेंस मांगती हैं, अगर इनको मेंटेनेंस ना मिले तो क्या ये भूखी मर जाएंगी। सोचने वाली बात है। जब शिक्षा बराबर की हो रही है, आत्मनिर्भर महिलाओं को बनाया जा रहा है, तो वो अपने हाँ, हाथ से कमाती क्यों नहीं है, बात समानता कमाती की क्यों नहीं है। कर रही है। हाँ, समानता की करती है तो और उनको ऐसी मेंटेनेंस महिलाओं के लिए किसकी? क्यों नहीं ट्रेनिंग सेंटर चलते, तलाकशुदा महिलाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर चले, उनको आत्मनिर्भर कराया जाए। भाई अगर आपकी शादी टूटी है तो क्या पुरुष की शादी नहीं टूटी, क्या उसके इमोशंस हर्ट नहीं हुए, उसके पर भी तो धब्बा लगा है। पता नहीं इसमें क्या कमी थी। औरत क्या उस पर आरोप लगाती है, नपुंसक था इसलिए शादी मैंने तोड़ दी, उसका किसी से अफेयर था, वो ये करता था, वो अपनी भाभी के साथ सोता था। आप ये सोचिए कि जब हम डेली ये चीजें सुनते हैं और ससुर को रोते हुए देखते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। भगवान की शपथ ले रहा हूँ कि मैंने ये नहीं किया है। मैं मुझ पे कोई तो यकीन करे। तो फिर होता क्या है, जब कोई नहीं सुनता तो ससुर तीसरी मंजिल से नीचे कूद जाता है, वो फांसी लगा लेता है। माता पिता मिलकर के फांसी लगाते हैं। आपने अखबार की खबरें देखी हैं, आपने बहुओं को देखा है कि अपनी सास को वो रस्सी से बांधती हैं, बिजली के तारों से गला घोटने की कोशिश करती हैं, जो बट्टा होता है सिल्क का, उसे सिर फोड़ने की कोशिश करती हैं कि ये मरती क्यों नहीं, ये मर जाए तो प्रॉपर्टी मेरे नाम लगे। तो प्रश्न फिर वही प्रॉपर्टी या धन पे आकर लगता है। यानी हमारे भारतीय परिवारों में भौतिकतावादी दृष्टिकोण इतना ऊंचा हो चुका है कि हम आध्यात्मिकता का पुट खो चुके हैं। हम कहीं ईश्वर से नहीं डरते कि कल को ये बारी मेरे पास भी तो आएगी, वक्त का पहिया जब घूमेगा तो मैं भी तो सास बनूंगी। अगर इस चीज से लोग डरने लगे, उनके अंदर ये चीज आ जाए कि ये मेरी माँ भी तो है, अगर मैं 4 बातें अपनी माँ की सुनती थी तो मैं एक बात अपनी सास की क्यों नहीं सुन सकती। तो जो एक समझ है गम खाने की, यहाँ गम खाना नहीं है, यहाँ तो लोग राइट टाइम करने के लिए बैठे हुए हैं। दुख का विषय ये है कि कन्या पक्ष के जो लोग हैं वो गुटबंदी करके हावी होते हैं, पुलिस पर प्रेशर डालते हैं। अगर पुलिस निष्पक्ष होकर काम करना चाहती है तो पुलिस के बारे में बातें करी जाती हैं कि पुलिस ने पैसा ले लिया, लड़के वालों की सुन रहे हैं, लड़की वालों की नहीं सुन रहे हैं। तो ये जो एक इंटरफेरेंस है हनक का और आरोप लगाने का, इससे सब डर चुके हैं, सब भयभीत हैं। जो स्त्री दुरुपयोग कर रही है वो अपना ही नुकसान कर रही है, अंत में वही काटी जाएगी। हाँ, क्योंकि आप भी जानते हैं उन्होंने हमेशा बोया है। दुष्टता का अंत होता है, जो आप बिल्कुल। बोएंगे वही अब आप काटेंगे। बिल्कुल, अब मैं वही बात मैं कर रहा हूँ कि अगर ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर से तो ये कहीं कम नहीं होगा। कानून तो जो है धीरे धीरे और भी सख्त हो रहा है। और खुद कानून में बैठे लोग, जजेस लोगों ने बहुत बार बोला है कि 498 ए का जो है, 498 का जो है दुरुपयोग होता है, मैक्सिमम दुरुपयोग होता है। फिर इस पे कार्रवाइयां क्यों नहीं हो पाती? इसका रीजन ये है कि हम ज्योग्राफी पढ़ाते हैं बच्चों को, राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं, हम उन्हें कानून क्यों नहीं पढ़ाते। हमारी शिक्षा का पाठ पारिवारिक कानून तो कम से कम होने चाहिए। लोगों को ये ज्ञान नहीं होता है कि जब पुलिस हमारे दरवाजे आती है तो उनके कर्तव्य क्या होते हैं, उनके अधिकार क्या होते हैं। उनको ये नहीं पता कि 41A का नोटिस क्या होता है। वो साइन कर देते हैं या नहीं साइन करते हैं, बिना नोटिस सर्व किए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। रात में महिलाओं को गिरफ्तार किया जाता है, बुजुर्गों को गिरफ्तार किया जाता है। तो अगर हमें कानूनों का ज्ञान हो तो निश्चित रूप से ये चीजें बचेंगी। लोगों को अपने कानूनी अधिकार पता होंगे और लोग इस तरह का जो एक प्रेशर होता है जिसमें लोग देवर आत्महत्या कर लेता है, ननद आत्महत्या कर लेती है, तो वो डरेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब हमें कोई प्रेशर में नहीं ले सकता। क्योंकि कानूनों का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कानून हमें कब पता लगते हैं, जब 498A लगता है। लड़की को पता ही नहीं कि 377 क्या है। हमने कहा भाई आपको 377 बेटा आपने क्यों लगाया, तो कहते मैडम मुझको तो पता नहीं, वो पुलिस वाले भैया थे उन्होंने कहा ये लगा दोगी, अभी लड़के वाले राइट टाइम हो जाएंगे। हमने कहा आपको पता है कि 377 क्या होता है। आप खुद समझिए, लोगों को पता ही नहीं है। 377 है अननेचुरल सेक्स पति ने मेरे साथ किया। आप खुद सोचिए, अगर उससे पूछे बेटा कैसे किया, मैडम ये धारा मैंने नहीं लगाई,
मुझको नहीं पता। उनको पता है। मुझको तो मेरे बॉयफ्रेंड के पास जाना था, पापा ने मेरी जबरदस्ती शादी करी थी, तो मैं कैसे निकलती? तो मैंने ऐसे ये एफआईआर का और 112 नंबर पे कॉल करने का रास्ता बनाया। मैं कोई बायस होके काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी महिला हूँ, लेकिन मुझे ये पता है 98% अगर महिला कानून का मिसयूज कर रही है, ये हम नहीं कह रहे, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आंकड़ा है। अगर सुप्रीम हम कोर्ट ने कहा। एनसीआरबी का डाटा देखते हैं तो 31,000, जैसा आपने कहा, महिलाएं सुसाइड कर रही हैं और शेष जो है पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। और एक डाटा और भी है कि 1,48,000 महिलाएं जेल में निर्दोष बंद हैं। जब वो निकलती हैं बाहर, निर्दोष जब वो साबित होती हैं, तो आप मुझे बताइए कि ऐसी कुंवारी लड़की से शादी कौन करता है? इनके घरों में जो बारातें आने वाली होती हैं वो लौट जाती हैं। ऐसी कितनी पीढ़ियां तैयार हो रही बिल्कुल हैं मैम, जहां पर इसमें एक दुष्ट औरत इसमें की हाँ, बात करते हैं दुष्ट महिला औरत के जो सशक्तिकरण कानूनी की। हाँ, बरोबरी की बात करते हैं, लेकिन एक महिला जो एक बहू बन करके घर में आती है, जब वो मुकदमा करती है तो उसके साथ उसके कम से कम एक दो ननद, वो भी महिला, वो भी चपेट में आती है, उसकी सास चपेट में आती है, उसकी देवरानी, उसकी जेठानी, जितने भी, क्या वो महिला नहीं है? अगर महिला सशक्तिकरण की बात अगर करते हैं अगर उस तरीके से, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर अगर सास और जो है देवरानी जेठानी और ननद ही अगर सुधर जाए तो भी जो है बहू पे जुल्म ना करे, तब तो महिला को ही तो सुधरना है। सबसे पहले कोर्ट भी मानता है कि अगर कोई महिला अगर आत्महत्या करती है, अगर कोई बहू आत्महत्या करती है, तो पति के बाद जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो एक सास की होती है, क्योंकि सास घर में ज्यादा रहती है, और उसके बाद ननद की होती है, क्योंकि ननद कहीं जाती नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ये पुरुष और महिला के बीच के जो ये फासले हैं, इन फासलों में भी अगर कानून इनके पक्ष में बनाया गया है और 98% ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महिला को ही मार रहे हैं। पुरुष को क्या, पुरुष तो शुरू से ही ऐसा दंश सहता आ रहा है, आज भी सह रहा है, उसने ज्यादती भी की है, जिसका झेलना वो झेल ही रहा है। लेकिन जो निर्दोष महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, वो उनको तुरंत जो है जेल भेज दिया जाता है, अगर कुछ ऐसा हो उनको तुरंत जेल भेज दिया जाता है। वो आते, वो लोग जमानत होता है 3 महीना 6 महीना 1.5 महीना 2 महीना साल साल बाद 1.5 साल बाद उनकी जमानत होती है। बाद में पता चलता है कि बाद में जो है महिला ने सुलह कर लिया है, जो है पुरुष पक्ष जो है महिला पक्ष दोनों लोगों ने सुलह कर लिया है। अब मैं, सवाल यही है कि गलती उस उस ननद की कहाँ, उस ननद की क्या पाप हो गया कि उसने उस घर में पैदा ली? उसकी देवरानी जेठानी, उनके साथ क्या उन्होंने पाप किया था कि उनके माता पिता या फिर उन्होंने शादी उस परिवार में की? एक महिला के स्ट्रक्चर के बाद इतना कुछ बढ़ जाता है। इस पे हम बहुत ज्यादा हम बात कर लिए, इस पे हम जानना चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये जो बीच का गैप है, ये गैप कैसे भरा जा सकता है? आप एक चीज भूल रहे हैं जो हम लोग शायद मिस कर रहे हैं, वो है बलात्कार की बात। पूरे विश्व में भारत को इस तरह पेश किया गया है कि ये बलात्कारों का देश है। आप जान रहे हैं ना इस चीज को। और अगर हम कोर्ट का हाँ आंकड़ा बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल। मैं आपके मुद्दे पर आऊंगी, अभी आपके क्वेश्चन पे आऊंगी। अगर हम जब हम कोर्ट में देखते हैं तो केवल 20% जो केसेस हैं वो एक्विटल रेट पे जाते हैं। बाकी चीजों में जितना भी शेष बचता है 79% वो फेक रेप केसेस होते हैं, क्योंकि वो सबूत नहीं होते वहां पर। सिर्फ और सिर्फ अपनी मान मर्यादा या अपनी बातों को मनवाने के लिए रेप के केसेस डाले जाते हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे। आपने करंट में कितने उदाहरण देखे हैं कि पैसे की उगाही के लिए रेप के आरोप का या जो रेप का जो धारा है 376 उसका मिसयूज किया जा रहा है। तो इससे नुकसान क्या हो रहा है? जिन महिलाओं के ऊपर, जिन बच्चियों के ऊपर वास्तव में रेप होता है, उनके साथ न्याय हो ही नहीं पाता, क्योंकि एक मानसिकता ऐसी बनती चली जा रही है कि इन सब का मिसयूज हो रहा है। दूसरा, आपने जो क्वेश्चन पूछा मेरे से बराबरी का, हम लोग लौट फिर करके बराबरी की बात पे आ रहे हैं। अगर हम भारत की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पे जाते हैं, तो हम वी द पीपल ऑफ इंडिया थे, हम महिला पुरुष नहीं थे। हमारे जो रिचुअल्स हैं, जो हमारे धार्मिक साहित्य है, उसमें जो शब्द लिखा हुआ है वो दंपत्ति शब्द लिखा है। हमने औद्योगिकरण की दौर में, और या कहना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण 1983 से जब स्टार्ट हुआ है, तो हमने महिला और पुरुष इन सब की चीजों का एक डिस्क्रिमिनेशन किया
उसको अलग अलग किया। उनके 48 कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए। इवन महिलाओं के नाम पर विशेष कानून भी बने, जैसे घरेलू महिला हिंसा अधिनियम, जो अभी घरेलू महिला शब्द उसमें से हटा दिया गया है, क्योंकि जितने भी आंकड़े हैं वो सब बताते हैं कि पुरुषों पे घरेलू हिंसा ज्यादा होती है। ज्यादा तो जब हम ज्यादा महिलाओं के लिए बायस होकर के कानून बना रहे हैं, लिंग भेद के आधार पर अगर कानून बन रहे हैं, और अगर हमारा जो क्राइम शब्द है, अपराध शब्द है, ये जेंडर न्यूट्रल है, तो हमारी सजा जेंडर न्यूट्रल क्यों नहीं है? जब एक औरत, एक बहू या एक दुष्ट औरत कानून का मिसयूज करती हुई फ्रीक्वेंटली पकड़ी जाती है, तो उसको उसी तरह कड़ी सजा क्यों नहीं मिलती जो एक पुरुष को मिलती है? उसकी सामाजिक भर्त्सना क्यों नहीं होती? उसके बारे में अखबारों में चलता क्यों नहीं है कि ये वही औरत है जिसने 4 दिन पहले झूठ बोला था मीडिया के सामने? माननीय मीडिया का उसने समय बर्बाद किया, उसने माननीय पुलिस का समय बर्बाद किया। वो चीजें मीडिया में दोबारा क्यों नहीं आती कि इसके कारण इसका पति ने आत्महत्या करी, माँ मर गई, छोटा भाई मर गया, पूरा परिवार नष्ट भ्रष्ट हो गया, और जो एकल इस तरह की महिलाएं रह जाती हैं, उनके बच्चे अपराधी बनते हैं। आप आंकड़ा देख लीजिए कि हमारे समाज का कितना नुकसान हो रहा है। अगर हम पूरे विश्व का देखें, कहीं पर भी लिंग भेद से भरे हुए कानून नहीं है, वहां पर इक्वल सजा है। जब इक्वल सजा होगी तो बराबरी की बात तभी महिला को करनी चाहिए। जब मैं सारी प्रिविलेज लेने को तैयार हूं, तो भाई मुझको सजा भी तो दो अगर मैं गलत करती हूँ। इस अधिकार को महिला को क्यों नहीं मिलता? दूसरी बात, क्या महिला मानव नहीं है? अगर महिला मानव है तो मानवाधिकार आयोग ही काफी था। अगर आपने महिला आयोग अलग से सृजित किया, तो पुरुष के लिए पुरुष आयोग क्यों नहीं सृजित किया? आपके लिए जानवर आयोग है, मत्स्य आयोग है। अभी तो आपने देखा कोविड के कारण और भी कई आयोग बन गए। तो भाई ये क्यों नहीं समझते आप कि पुरुष आयोग, जो कि 83% टैक्स पे ही है इस अर्थव्यवस्था में, जो जनसंख्या अगर कही जाए कि 49% अगर महिलाएं हैं, तो 51% पुरुष भी तो हैं। पुरुष है। हम उनके बारे में क्यों नहीं सोचते? एसिड अटैक का अगर हम आंकड़ा देखते हैं, तो पुरुषों पर एसिड अटैक ज्यादा होता है। अगर हम बाल अपराध में देखें, तो यौन हिंसा लड़कों के साथ ज्यादा होती है। अगर हम आत्महत्या की दर देखते हैं, तो फिर पुरुषों के साथ 67% जो 67,000 जो पुरुष हैं, विवाहित पुरुष, वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो इस आंकड़े के प्रति हमारी सरकार का, हमारे कानून बनाने वालों की निगाह क्यों नहीं जाती? फिर वही वोट की राजनीति है, फिर वही आर्थिक लाभ लेने की बातें हैं, और अपने आप को स्थिर रखने की बात है। अगर हम बात करते हैं, सर आपके वोटिंग का जो एक एजेंडा ला रहे हैं, इसमें क्यों नहीं आप पुरुष आयोग ला देते? अरे मैडम, इसको हटा दीजिए आप। पुरुष आयोग नहीं, एक्चुअली पुरुष मंत्रालय बनना चाहिए। पुरुष की बहुत सारी समस्याएं हैं जो सारी उसमें आ जाएंगी, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप महिला आयोग को भंग कर दीजिए। आप एक परिवार संरक्षण आयोग का गठन करिए। जब परिवार जिसमें संरक्षण दोनों आयोग लोगों को होगा, सुना जाए। तो उसमें एक माँ भी जा सकती है, एक बहन भी जा सकती है, एक बहू भी जा सकती है। तो हमें बराबरी की अगर बात करनी है, तो बराबरी सजा पर भी होनी चाहिए, बराबरी हर जगह होनी चाहिए। लड़कियों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जो रोजगार परक हो, वो अपना लघु उद्योग लगा सके। होता क्या है, लड़की की शादी 23 या 24 साल में होती है, उसके ऊपर दबाव होता है कि वो बच्चा परिवार को आगे बढ़ाए, माँ बने। तो जब बच्चे को बढ़ाते बढ़ाते वो क्या होता है कि वो कॉम्पिटिटिव एज जो होती है उससे बाहर आ जाती है, उससे उसमें फ्रस्ट्रेशन आता है, और उस कारण वो चीजें गलत होती हैं। अगर हम कॉम्पिटिटिव जो हमारी एग्जाम्स हैं उसमें महिलाओं के लिए एज की लिमिटेशन थोड़ी सी रिलैक्स कर दें, और इसके साथ आरक्षण नहीं चाहिए, एज रिलैक्सेशन मिल जाए, या महिलाओं को अपने रोजगार उद्योग लगाने के लिए अगर चीजों में उनको प्रोत्साहन मिले, उनकी शिक्षा बढ़े, तो क्या होगा, उससे वो अपने घर और बाहर दोनों में सामंजस्य रख पाएंगी। वरना होता क्या है, आर्थिक जरूरतें इतनी ज्यादा हैं कि परिवार एक की सैलरी से नहीं चलता है। मिलकर के काम करने के लिए सरकार को उस तरह सम होकर सोचना पड़ेगा। अब ये बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारे जिस पर क्वेश्चन हम मैं आपसे करेंगे। ये इस तरीके की पूछिए। इस तरीके के केसेस बढ़ने के सबसे ज्यादा कारण क्या अभी तक आए हैं? अगर इस तरीके से जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके सबसे ज्यादा कारण आपके पास किस तरीके क्या है? जो सबसे ज्यादा कारण आता है वो है मायके वालों का इंटरफेरेंस, यानी हस्तक्षेप लड़की की गृहस्थी में। हम दही जमाते हैं, आप भी घर में दही जमाते होंगे, तो क्या बार बार उसको उंगली चला के देखते हैं? क्या बार बार हम उसको चम्मच चला के देखते हैं दही जमा कि नहीं जमा? तो भाई आपकी लड़की की गृहस्थी जमेगी कैसे
जब आप बार बार उसमें उंगली करेंगे, बार बार हस्तक्षेप करेंगे, तो उनकी गृहस्थी नहीं बन सकती। लड़की को ये समझना होगा कि ये मेरा परिवार है। अगर वो हॉस्टल जाकर के हॉस्टल के नियमों का पालन कर सकती है, वर्क प्लेस पर अपने ऑफिस के नियमों का पालन कर सकती है, तो परिवार व्यवस्था में उसको तो जब वो मैम मैम भारतीय औरत को संस्कृति के बांधने की अकॉर्डिंग बात नहीं हो गई उसको विदा होके जाना जो होता है। तो जी, उसको बांधने की बात नहीं हो गई, उसको भी तो फ्रीडम चाहिए ना। अगर वो औरत है तो उसको फ्रीडम तो चाहिए। फ्रीडम उन्हीं लोगों को मिलती है, या कहना चाहिए अधिकार उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो कर्तव्य परायण होते हैं। जैसे हम अपना ही उदाहरण ले लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं, 5 बजे उठ करके अपना मेडिटेशन के बाद किचन में होते हैं, अपना काम करते हैं, तो स्वतंत्रता मिलती है फिर। लेकिन जब हमारे दिन की शुरुआत ही 9 बजे हो रही है, तो आप अपने टाइम का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? महिला मतलब के आपका कहना है जो कि आप कर्तव्य हैं, अपने जो उनसे आप उनको पारिवारिक हटा नहीं सकते हैं। पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करिए, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार पूरा करेगा। देखिए, पारिवारिक जिम्मेवारी से महिला अपना हाँ हाथ नहीं हटा सकती, उसको वो हाँ, काम बिल्कुल करना ही बिल्कुल। पड़ेगा जो व्यवस्था में है। एक दूसरा सवाल, महिलाओं के अगर ऊपर अगर कुछ ऐसा होता है तो उनके पास तो कोर्ट कचहरी कानून समाज सब कुछ है। अगर पुरुष अगर आत्महत्या करता है, कारण पता नहीं है, अगर उसकी पत्नी होती है उसकी जिम्मेदार, तो उसकी फैमिली को क्या करना चाहिए ऐसे में? अगर चूंकि परिवार है तो उसे तो पता है कि हमारे बेटे पे क्या बीत रही थी, हमारी बहू कैसी है, लेकिन ऐसा उसने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ करके रखा है, उसने कुछ नहीं है, वो गया सुसाइड कर लिया पारिवारिक कलह में। परिवार को तो पता है लेकिन ना कोर्ट कानून कचहरी किसी को भी नहीं पता है। ऐसे में परिवार को सबसे पहले क्या करना चाहिए अपने बेटे को जो है न्याय दिलाने के लिए? बेटी को न्याय दिलाने के लिए कि बेटे के माँ बाप को न्याय दिलाने के लिए? हाँ, बेटे के लिए न्याय दिलाने के लिए माँ बाप को, जो माँ बाप जिन्होंने अपने बेटे को खो दिया है। जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया है, जिन्होंने अपने बेटे को खो दिया जी है, जी, सबसे बिल्कुल पहले उन्होंने माफी। मोबाइल की सीडीआर चेक करवानी चाहिए। मोबाइल में वो जी किससे बात कर रहा था और क्या मैसेजेस थे। अगर इस पे हाँ ध्यान चला जाए, कई सारे केसेस ऐसे आते हैं जिनमें मोबाइल में मैसेजेस तब मिले जब प्राथमिक रूप से 8-10 दिन बीत चुके थे और कुछ और कार्यवाही हो गई थी। जब मोबाइल के मैसेजेस देखे गए तो पता लगा कि लड़की उनको गंदे मैसेज दे रही थी और जिसमें वो लड़के को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर रही थी। प्रेरित तो कर रही सबसे थी। पहले हमें मोबाइल चेक करना चाहिए। उसके हाँ बाद हमें पुलिस से अपनी बातों को, हमारे साक्ष्यों को, जो चीजें हैं उनको सबमिट करने के लिए उन पर एक अनुग्रह करना चाहिए। क्योंकि जिस लड़के ने सुसाइड की है तो वो इतना मानसिक दबाव में रहा होगा, क्योंकि कोई हेल्प डेस्क पुरुषों के लिए बनी ही नहीं है। तो वो हताशा में होता है कि मेरा सहारा कौन बने, या मैं अपनी दिल की बात कहूं किससे। क्योंकि कहा यह जाता है कि मर्द को दर्द तो होता ही नहीं, मर्द का बच्चा रोता क्यों है। तो ये हमें अपने बच्चों को, जो हमारे लड़के हैं, उनको बिल्कुल आंसू बहाने का हक है। अगर वो हमारे कंधे पर रख करके आंसू बहा देते हैं तो शायद वो चीजें रिलीज हो जाती हैं, लेकिन वो घुट रहे होते हैं, उस कारण आत्महत्या होती है। तो सबसे पहले हमें उसके आसपास जो चीजें हैं उन साक्ष्यों को लेकर के काम करना चाहिए, और फिर वो तहकीकात जो होती है वो निष्पक्ष हो और उन पर बात बैठ करके होनी चाहिए आमने सामने कि भाई ये काम हुआ कैसे। और आप सच माने, मोबाइल सारी चीजों को खोल देता है, और उसमें जो उसकी मोबाइल में कॉल्स हैं उनकी टॉवर लोकेशन, मोबाइल लोकेशन, ये सारी देखनी बहुत जरूरी होती हैं। अगर मोबाइल में एसीआर है, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग, तो उन रिकॉर्डिंग्स को चेक करना चाहिए। ये हाँ एक बहुत जरूरी पार्ट है। मैम एक बात और, मोबाइल गांव में भी यूज होता है, इन सब चीजों से गांव कहीं ना कहीं अछूता है। थ्रेटिंग मैसेजेस कम होते हैं, वो तो परिवार, वैसे वो बेचारा मजदूर है, काम करता है, उनको आता है, रात भर वो प्रताड़ित होता है, फिर सवेरे हो जाता है। उनके पास तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब क्या पुलिस की तरफ से ऐसी कोई जांच जिसके मार्फत अगर हम कंप्लेंट करें कि हाँ प्लीज जांच होनी चाहिए, जो इनकी पत्नी है, इनकी जो भी है भैया हुए हैं, या फिर जो है भाभी है?
जो मैं समझ पाई आपको, आपकी आवाज कॉल बीच बीच में कट रही है। एक तो आपने गांव की बात कही, गांव हाँ में ये घटनाएं हो रही हैं। मैं तो जहां तक हाँ समझती हूँ, गांव में किसान और सरहद पर जवान परेशान हैं आज दुष्पत्नी के अत्याचारों से। वो हम्म। काम नहीं कर पा रहे हैं, और गांव में अगर चीजें कम हो रही हैं तो वहां पर चौपाल की व्यवस्था है, पंचायत की व्यवस्था है, लोग वहां पंचायत बैठाते हैं आज भी, और चीजें प्राइमरी। और दूसरा आपने हाँ कहा, शायद जो मुझे सुनने में आया, कि वो पुलिस में किससे कंप्लेन करें, शायद आपने ये कहा। मैं वही कह रहा हूँ, ज्यादा देर तक जांच नहीं चलती है। वो एक बार महिला ने बयान दे दिया कि ये तो पियक्कड़ था, ये तो पीता था, इसके अफेयर थे, जैसा कि आपने बताया। ऐसा कोई एक बयान काफी होता है उनका मामला बराबर करने के लिए। आपका आपका वो फ्रिज किया हुआ है, आपको फ्रिज में फिर से जोड़ू क्या? अ, समस्या हो रही है। आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। आपके फ्रेम जो है फ्रिज मैडम, बिहार अगर निकलेगी, क्योंकि एक ही फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है, एक जगह होते हैं, मैसेजेस ऐसे कुछ नहीं होते। बस शाम को सुबह पुरुष नौकरी पे जाता है, शाम को लौटता है, रात भर कुछ न कुछ होते रहता है, झगड़ा होते हैं, मार लड़ाई लड़ाइयाँ होती हैं, और अंततः क्या होता है, या फिर पुरुष आत्महत्या कर लेता है, या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि महिलाएं ही आत्महत्या कर लेती हैं। ऐसे में अगर होता है, मुकदमा दर्ज करने के लिए कोर्ट होता है, कचहरी होता है, समन होता है। अगर पुरुष करता है तो वो कहाँ पे जाएगा, क्या करेगा, उसको कहाँ पे जाना? देख, हाँ, मैं समझती, देखिए, मैं जहां तक मैं 3 साल से यूपी पुलिस में एक मुख्य सलाहकार के रूप में हूँ, मैंने ये देखा है कि पुलिस में काम, अगर आप सही तरीके से अपनी चीजों को रखते हैं तो पुलिस वाले उसको पुलिस संज्ञान में लेती है। हम जो पब्लिक ग्रीवेंसेस होती हैं, अगर हम उस जो एडीजी पीजी होते हैं, अगर उनके संज्ञान में इस चीज को लाते हैं, या माननीय कमिश्नर सर के संज्ञान में चीजों को लाते हैं, लिखित रूप से लाते हैं। आपको आरटीआई पे ध्यान रखना होगा कि अगर कोई भी चीजें आपके समझ में नहीं आ रही तो आप आरटीआई लगा करके उसको मांग सकते हैं। और आप जो उच्चाधिकारी हैं पुलिस के, वो पूरा समय देते हैं, पूरी बात करते हैं, और वो मुद्दे तक पहुंचते हैं कि हमें इस केस चाहिए कि पुलिस बायस्ड होके काम कर रही है, माननीय न्यायपालिका बायस्ड होके काम कर रही है। गलती हमारे बिहाफ पे होती है, बात को सही तरीके से नहीं प्रस्तुत किया, वर्बली काम नहीं होगा, आपको लिखित पे काम करना होगा, और जो भी साक्ष्य हैं उनको कलेक्ट करिए, उनको सिलसिलेवार लगाइए, तब वो माननीय पुलिस के सामने या कोर्ट के सामने आप रखेंगे तो चीजें सही होती हैं। क्या आप मुझे सुन पाए कि नहीं? के खिलाफ जो एफआईआर हुई है वो गलत है, तो आप गलत एफआईआर के खिलाफ आप माननीय न्यायालय जाकर के उसको क्वैश करा सकते हैं। 482 में, 482 में आप अपनी एफआईआर को क्वैश करा सकते हैं,
इसके साथ आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं, यानी अग्रिम जमानत की व्यवस्था है, आप अग्रिम रूम से जमानत भी ले सकते हैं। तो इस और उसके बाद जो चार्जशीट लगी है उसका उत्तर आप स्वयं लिखिए। जब उसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे और पुण्य उनको प्रेषित करेंगे। कई बारी लड़की वाले ये कहते हैं कि हमने विवाह में 40 लाख दहेज दिया, तो हमें आयकर विभाग से संपर्क करके ये पता करना चाहिए कि क्या वास्तव में लड़की वालों की ये हैसियत थी कि वो 40-50 लाख दहेज दे सकते थे। अगर उसका प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन होगा तो वो उस घेरे में आ जाएंगे और तब उन्हें सच बोलना पड़ेगा कि नहीं, वो तो मैंने इन लोगों को राइट टाइम करने के लिए झूठ बोला था। तो बहुत सी चीजें हैं, तो हमें अगर झूठे केस में हम विजयी होते हैं, हमने उसको झूठा साबित कर दिया, तो हमें 340 में जाकर के उसके बारे में भी माननीय न्यायालय में बात रख कि 3/4 जो दहेज कानून है उसकी जो परिभाषा है वो ये है कि दहेज देना और लेना दोनों अपराध है। यानी माननीय कानून ये कहता है कि दहेज देना और लेना, देना शब्द पहले है, तो जब देने के लिए लड़के पक्ष अपराधी हैं तो देने के लिए लड़की पक्ष अपराधी क्यों? 45 लाख दहेज दिया तो क्या आप अपराधी नहीं हैं? तो ये भी आक्ष रख करके अपनी एफआईआर, लड़के वालों को भी काउंटर एफआईआर अपनी बात को कहना चाहिए। ये नहीं कि वो खाली डिफेंस में रहें, अपनी सुरक्षा काउंटर केसेस कर सकते हैं और इससे चीजें मुझे लगता है कि आपकी आवाज नॉन बाय कहाँ से आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। सवाल मैम, दहेज कानून को लेकर के में भी शादी के बाद भी मांग रहे थे, लेकिन जब दहेज लेना देना दोनों गैर कानूनी है, क्या ऐसे केस आए हैं कि दहेज देने पे भी कोई ऐसा मुकदमा चला हो या फिर उनको सजा दी गई? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे मुकदमों में जहाँ पे दहेज देने की बात पर लड़के वालों ने जब केस किया है तो लड़की वालों को सजा हुई है, लेकिन दुर्भाग्य ये कि मीडिया में ये चीजें हाईलाइट नहीं होती हैं। अगर ये चीजें हाईलाइट होने लगे तो लड़की जो झूठ बोलती है उसे ये लगता है कि कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि सारी व्यवस्था महिलाओं के लिए बनी है, वो ये सोचती है, जबकि उसको ये नहीं पता है कि माननीय पुलिस को भी पता है कि झूठ कौन बोल रहा है, माननीय न्यायालय को भी पता है झूठ कौन बोल रहा है। तो वो दोनों जब न्याय करते हैं तो तब लड़की वालों को जगह नहीं मिलती है कि वो कहाँ जाएं। और अगर इस तरह की चीजों पर एक्टिवली काम हो मीडिया के द्वारा तो लोगों में अवेयरनेस आए इस चीज की कि 3/4 का जो वो एक धारा है उसमें वो भी बात को कह सकते हैं। तो इस तरीके के मामलों में जो है कितने प्रतिशत लोगों को सजा मिली है अभी तक? क्योंकि ये ना के बराबर सुनने में आता है कि भाई सजा तो उन्हें मिलती है जो दहेज लेता है, दहेज देने वालों को मतलब ना के बराबर है आंकड़े। क्या ऐसे आंकड़े बहुत बहुत ज्यादा हैं क्या? बिल्कुल, आज देखिए जो ये आंकड़ा है एक्चुअली लड़की पर कार्यवाही बहुत त्वरित होती है, लेकिन जो लड़का अपनी लड़ाई स्वयं लड़ता है, एक्चुअली लड़की वाले तो उस पे आरोप लगा देते हैं, लड़के वालों को अपने आप को निरपराधी बताने के लिए जी जान लगा देनी पड़ती है कि मैं इसमें अपराधी नहीं हूँ, यानी अपने आप को निर्दोष दिखाने के लिए उनको मशक्कत करनी पड़ती है और इसके लिए बहुत सारा समय जाता है। लेकिन जब है तो माननीय जो न्यायाधीश होते हैं वो लिखते हैं कि इसमें वास्तव में दहेज का आदान प्रदान नहीं हुआ था, वास्तविकता कुछ और थी। और 8 साल बाद वो कानून में या 10 साल बाद जब इस चीज का आंकड़ा बाहर आता है तो वो खबरें बाहर नहीं जाती हैं। और जो हमारा न्याय है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, यानी अगर हम न्याय ही तारीख पे तारीख चलती है तो न्याय जो वो देर में मिलता है। देर में मिलने से क्या होता है कि जो केस आज चल रहा था 2020 में और उसका रिजल्ट आता है 2028 में जाकर के, तो लोग भूल चुके होते हैं, लोगों को भूलने की बहुत जल्दी आदत होती है और जो परिवार है जो इसका भुक्तभोगी है वो 8-10 साल बाद जब उससे मुक्त होता है
तो वो ये सोचता है कि चलो अब खत्म करो इस चीज को, कम से कम अपनी जिंदगी तो संवार लें, क्योंकि जिस लड़की ने उन पे आरोप लगाया था वो ऑलरेडी शादी करके तीसरा पति करके उससे भी वो पैसे ले चुकी है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि 497 हमारे कानून में अब मान्य हो गया है, विवाहित स्त्री किसी भी पुरुष से संबंध रख सकती है। तो का इसमें जो चीजें सामने आ रही हैं, लड़के वालों को न्याय बहुत देर में मिलता है। जब देर में मिलता है तो उतनी तीव्र गति से वो मीडिया में नहीं कार्यवाही होती है। अगर आरटीआई तो एक चौंकाने वाला आंकड़ा ठीक है पाए मैडम। जाते हैं जहां बहुत परिवार वाले निर्दोष होते हैं। इसके बिल्कुल लिए बहुत आरटीआई लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत। बिल्कुल बहुत बहुत किया आपने। फिर हम कभी बात करेंगे और इन सब बातों पे काफी मेरा देर हो गई है सौभाग्य तो है कि मुझे बोलने का मौका मिलेगा। जी है क्या कहते हैं, महिला आयोग या फिर नाम चेंज परिवारवाद के लाया जाए कि महिला और पुरुष दोनों लोगों की सुनवाई, या फिर पुरुष आयोग बनाया जाए जहाँ पे पुरुषों को भी सुना जाए, क्योंकि अगर आत्महत्या दर की तो वो अंतिम में एक जवाब लेते हुए हम अंकित जायसवाल जी का। अंकित जायसवाल जी बनारस पत्रकार समाज